प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। आइए देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण पे बात करेंगे। सबसे पहला चीज, वैसा समीकरण जिसमें दो चार मान हो और दोनों का पावर क्या हो, एक हो, क्या कहलाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा। और दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 0। दूसरा होता है बाबू ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ a1 आएगा, यहाँ b1 आएगा, यहाँ c1, यहाँ a2 आएगा, यहाँ b2 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा c2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और इसकी हल करने की अगर मैं बात करूं तो दो विधियां हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण के हल करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं। तो हल करने की विधि हल करने की क्या हो जाएगा आपका? विधि। अब ये जो विधि इसका होगा ना, तो बात करेंगे। पहला जो होगा विधि वो आपका होगा ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि, इससे इसको हल करेंगे। दूसरा है आपका बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। अब आइए प्यारे बच्चों, यानी कि अगर मैं देखूं दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में, तो इसकी विधियां कितनी हैं? हल करने की विधियां दो है, ग्राफीय विधि और उसके बाद से कौन सी विधि आपका हो जाएगा? बीजगणितीय विधि। इस विधि से हम क्या करते हैं? समीकरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं आगे, कि बीजगणितीय विधि अगर देखा जाए तो तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? ये ग्राफीय विधि मैं आपको किसी डिटेल लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं चैप्टर का तुरंत ब्रीफ आपको बता रहा हूं, और जब आगे के नेक्स्ट के जो लेक्चर आएंगे उसमें आपको ब्रीफ में ग्राफीय विधि मिलेगा। और अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो बीजगणितीय विधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। इसकी मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो विलोपन विधि। विलोपन विधि। और मैं तीसरे की बात करूं प्यारे बच्चों, तो तीसरा जो है हमारा हो जाएगा वज्र गुणन विधि। गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो हमने देखा कि सबसे पहले इसका व्यापक रूप क्या होते हैं और हल करने की कितनी विधियां हैं। तो ये हम लोग को अगर मैं बात करूं तो उसमें देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है आपका ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि किसी सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा। और बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इसको हम लोग नेक्स्ट मतलब किसी डिटेल लेक्चर में लेंगे। अभी चैप्टर का मैं ब्रीफ ले रहा हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं आपको और भी कुछ चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसकी हल मतलब उस समीकरण को देखकर कैसे बताया जा सकता है कि इस समीकरण का कितना हल है, समीकरण कैसे वर्क करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला कंसेप्ट बनता है वो हमारा बनता है a1 बट्टा a2 इक्वल b1 बट्टा b2 इक्वल c1 बट्टा c2। अगर ऐसा रहेगा तो कैसे, क्या मतलब इसकी क्या क्या कंडीशन होंगे, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा कंडीशन हम देखेंगे a1 बट्टा a2 इजकल टू नॉट b1 बट्टा b2, ये कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे तीसरा कंसेप्ट में a1 बट्टा
A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल नॉट C1 बटा क्या हो जाएगा आपका C2। ये कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो आइए सबसे पहले इसको और फिर इसको और फिर इसको डिस्कस करते हैं। और ये चीज़ें अगर आप पूरा समझ जाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट 60% यानी 60% बातें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझ में आ जाएंगी। आइए बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बाबू कि A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2, ये क्या है, किस तरह से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अगर कोई ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लिखा इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 12, ऐसे मैंने लिखा। उसके बाद से मैंने लिखा 4x प्लस 6y इक्वल, अगर मैं देखूं इसको तो यहाँ लिख दूँ, अगर मैंने लिख दिया 24, इस तरह से मैंने राइट डाउन कर दिया इसको। अब इसको ना मैं ऐसे सेट करूँगा, अगर ऐसे सेट करूँगा तो हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि ये मतलब इसका क्या क्या कंसेप्ट हम देखकर, इस समीकरण को देखकर क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैसे आप पता लगाएंगे। देखिए, अगर ये फॉर्म बनता है A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2, तो इसके ना अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे इसके? अनेक हल होंगे। ध्यान रखिएगा, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। पूछेगा कि ग्राफ की प्रकृति कैसा होगा, ग्राफ की प्रकृति, तो इसका ग्राफ का प्रकृति जो है ना वो समपाती होगा। समपाती समझते हैं, यानी कि जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ के ऊपर ही ग्राफ आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इट मीन्स ये समपाती है, यानी कि रेखा के ऊपर ही रेखा जब खींचा जाता है तो इसको समपाती कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि ये वाला संगत असंगत पूछा जाता है कि संगत और असंगत में क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये संगत है, पूछा जाएगा कि इक्वेशन कैसा है, संगत है। अब देखते हैं कि क्या, मैंने इसके ही जैसा एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको ध्यान से देखिए। जैसे ये आपका मैंने बताया था कि बाबू ये A1 है, ये आपका A2 है, ये जो 3 है B1 है, अब 6 क्या है B2 है, और जो 12 है यानी कि 12 C1 है और 24 क्या है C2 है। तो बस इसको ऐसे लिख देना है, बस ये बटा में, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो 2 बटा क्या लिख देंगे 4, इसका लिख देंगे 3 बटा लिख देंगे 6, 12 बटा क्या लिख देंगे 24। ऐसे हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अभी सबको काटिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सबका फॉर्म क्या बन जाएगा 1/2, यानी कि बन जाएगा आपका 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि ये इस फॉर्म का आ गया। A1 बटा, देखिए A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2, यानी किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। और मुझे अगर कोई देख कर मुझे बताना हो कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो ये देख रहे हैं कि इस फॉर्म का है, यानी A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2 के फॉर्म का है, तो इसके अनेक हल होंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, तो संपाती, और ये संगत है कि असंगत। तो इस तरह से हम पहले को समझ सकते हैं, यानी किसी भी इक्वेशन को देखकर हम समझ जाएंगे कि किस तरह का, इसका मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों सेकंड, कि सेकंड में क्या कॉन्सेप्ट हमारा बनता है। तो सेकंड को चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग उसको। तो सबसे पहला चीज़ है प्यारे बच्चों कि हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड में, ये आपका सेकंड था A1 बट्टा A2 इजकल टू नॉट B1 बट्टा B2, इसको हम लोग देखेंगे। A1 बट्टा A2 इजकल टू नॉट B1 बट्टा B2 के कॉन्सेप्ट में। तो इसके बारे में प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप समझ लो कि इसके भी 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, मतलब इसके भी 3 मतलब बात ध्यान रखना है। पहला बात, ये अगर पूछा जाए कि कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होता है, या कई जगह लिखा रहता है अद्वितीय हल होता है। तो एक हल होता है या एक हल होंगे, ठीक है, एक हल होता है, ठीक है, एक हल। और आपसे अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि आप बताइए कि ये ग्राफ की प्रकृति कैसा होगा, ग्राफ की प्रकृति कैसा होगा, तो ग्राफ की प्रकृति याद रखिए प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद से अगर पूछा जाएगा कि ये संगत है कि असंगत है, तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों ये भी क्या है आपका संगत है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मतलब इस टाइप का अगर इक्वेशन मिलेगा तो। अब आइए प्यारे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने लिया 2x माइनस 3y इक्वल 8, और यहाँ ले लेता हूँ 5x प्लस 2y इक्वल 3। और इसको आप देखिएगा तो आप ना पहले इसको देखिए। तो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि इसको ऐसे लिखना है, कैसे, 2/5 इक्वल -3 अपन क्या हो जाएगा 2। तो पहले ही देख रहे हैं कि बराबर नहीं हो रहा है, तो यानी कि इसके फॉर्म का बनेगा, यानी किस फॉर्म का है बाबू, इस फॉर्म का है। A1 बटा A2 इजकल टू नॉट है किसके, B1 बटा B2 के
बराबर नहीं है। तो यानी अगर तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर पूछा जाए कि इस समीकरण के कितने हल होंगे तो एक हल होंगे। और ग्राफ कैसा बनेगा इस समीकरण का, तो प्रतिच्छेदी बनेगा। और ये इसका ये संगत है कि असंगत है, तो ये संगत है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूँ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। a1 बट्टा a2 इक्वल b1 बट्टा क्या हो जाएगा आपका b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि इसमें ना कुल मिला के 3 बिंदु इसमें भी ध्यान रखना है। कौन कौन? पहला ये क्या है बब्बू आपका, इसका अगर पूछा जाए कितने हल होंगे तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है बाबू, अगर पूछा जाएगा कि ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ आपका जो है ना समांतर बनेगा। कैसा बनेगा? समांतर। यानी अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो ऐसे ये लाइन बनेगा, ठीक है, यानी कि ये समांतर बनेगा। इसको ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इसमें का थर्ड कि ये संगत है कि असंगत है, तो इस कंसेप्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये वाला पार्ट जो है ना बाबू असंगत है। क्या है आपका? असंगत है। ये वाला पार्ट क्या है आपका? असंगत है। मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज नहीं, मैं एक एग्जांपल ले लूँ पहले। जैसे मान लीजिए कि आपका है 2x प्लस 3y इक्वल 8 और यहाँ दे दूँ 4x प्लस मान लीजिए कि आपको मैं दे दूँ 6y इक्वल 3। अब इसको मैं चेक करूँगा तो पहले लिखूंगा ये a1 बट्टा a2 इक्वल b1 बट्टा b2 इक्वल c1 बट्टा c2। पहले मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किसके जैसा बन रहा है। तो 2 अपन क्या बनेगा 4 बराबर ये हो जाएगा 3/6 यानी 3/6 और 8 क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। क्या ये 8/3 के बराबर है? तो ये नहीं है, यानी कि ये इस रूप का है। a1 बट्टा a2 इक्वल b1 बट्टा b2 इक्वल c1 बट्टा c2 के रूप का है। अगर ऐसा है तो अगर पूछा जाएगा कि इस ग्राफ के बारे में, आप इस समीकरण के बारे में क्या कहोगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये, इसका ग्राफ अगर पूछा जाएगा, ग्राफ की प्रकृति क्या होगा? समांतर होगा। और ये संगत है कि असंगत है। तो इस तरह से आप अगर पूरा लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो आसानी से आप पूरा का पूरा 60% बात आप 2-4 वाले रैखिक समीकरण का समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, थैंक यू।